नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्रेय त्रिपाठी और बस थोड़ी देर बाद मुंबई बम धमाके पर फैसला पार्ट 2 अब आने वाला है। मुंबई की टाडा अदालत अबू सलेम समेत 7 लोगों पर अपना फैसला सुनाएगी। सभी आरोपी कोर्ट पहुंच चुके हैं। 1993 में बम धमाके में 257 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले याकूब मेमन को मुंबई बम धमाके में फांसी की सजा हुई थी 2015 में, और इसीलिए हम इसको फैसला पार्ट 2 कह रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अबू सलेम के साथ 7 ऐसे आरोपी हैं जिनके दोष आज निर्धारित होंगे। इस पर फैसला आएगा। मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर गेस्ट जुड़े हुए हैं, मेरे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही मेरे साथ सीनियर लॉयर माजिद मेमन भी जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा माजिद जी से है। माजिद जी, हम इसके जो कानूनी दांव पेच है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस मामले कानूनी दांव पेच है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस मामले में इससे पहले जो पहला भाग ट्रायल का चला था जी, वो लगभग कई सालों तक के रोजाना मुकदमे की पैरवी की गई, जिसमें 600 से जायद गवाहों को पेश किया गया था, जिसमें 2 माफी गवाह भी थे। और उसके बाद अदालत ने एक विस्तारित फैसला दिया, जिसमें अदालत ने धमाकों के सिलसिले में की गई तैयारी, धमाकों के सिलसिले में बनाई गई साजिश, धमाकों के सिलसिले में हथियार और आरडीएक्स को किस तरह से लाया गया और मुंबई शहर में फैलाया गया और किस तरह से धमाके हुए, इनकी तफसीलात वो पहले ही दर्ज कर चुके हैं। अब रहा सवाल ये कि उस वक्त बताए गए जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, उसमें से कुछ लोग उस वक्त अवेलेबल नहीं थे और अब उन लोगों को बाद में गिरफ्तार किया गया। इसलिए इस ट्रायल को दोबारा कानूनी तौर पर चलाने की आवश्यकता सामने आई। जो लोग आज डॉक में हैं वो उसी मुकदमे का जिसकी पहले तफसीली सुनवाई हो चुकी है उसी का भाग है, मगर चूंकि वो नहीं थे उस वक्त, इसके लिए हमारे देश का कानून कहता है कि उनको उनके सामने सबूत आने चाहिए। तो लिहाजा नए सबूतों, नए गवाहों को दोबारा खड़ा किया गया। कुछ पुराने गवाहों का बयान भी लिया गया है। हमारी उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिए हैं कि पिछले जो 600 से जायद गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, उनमें से अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो इन मुलजमों को यह अधिकार दिया जाए, जो कानूनी तौर पर जायज है। लेकिन अब इन लोगों का जो आज अदालत के सामने है, क्या इनके खिलाफ गुनाह पूरी तौर पर साबित हुआ है या नहीं, इसका फैसला आज अदालत देने जा रही है। ठीक है सर। मेरे साथ मेरे संवाददाता सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं, कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। अभी क्या वहां पे नजर आ रहा है आपको? देखिए मैत्री, अभी भी फिलहाल सुनवाई शुरू नहीं हुई है। वकील पहुंच चुके हैं, आरोपी पहुंचे हुए हैं, जज बैठे नहीं हुए हैं बेंच पे, और अभी थोड़ी देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये जानकारी मिल रहा है कि जो 7 आरोपी, उसमें एक आरोपी अभी फिलहाल पहुंचा नहीं है, जिसकी वजह से सुनवाई शुरू नहीं हुई है। 12 बजे तक तकरीबन माना जा रहा है कि फैसला आ जाएगा। आज ये जो फैसला आएगा कि आरोप तय होंगे कि जो 93 ब्लास्ट में इनका हाथ था कि नहीं था, इस पे आरोप तय होगा। इसके बाद कहीं फिर जी जाओगे तो सजा का फैसला होगा। अच्छा जी, मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राकेश पांडे भी जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा नजरें अगर इस केस में है किसी के ऊपर तो वो अबू सलीम है। 7 आरोपियों में से एक, जिसको 2005 में पोर्चुगल से प्रत्यर्पित किया गया था। इस शर्त पे किया गया था, पोर्चुगल ने ये कहा था कि क्योंकि हमारे यहाँ मौत की सजा नहीं होती है, इसलिए भारत भी अगर कुछ दोषी करार दिया जाता है तो उसको मौत की सजा नहीं देगा। इसलिए भी ये खास है, आज का फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि एक मामले में वो अबू सलीम जो है वो आजीवन कारावास झेल रहा है, और इसी पर विनोद जी और मैं चर्चा भी कर रहे थे। विनोद सर, लेकिन ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर 257
निर्दोष लोगों की जान जाने का ये मसला है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और जो साफ तौर पर ये चाहते होंगे कि जो भी आरोपी हैं, जो ये भी एक किलर्स हैं, ये मर्डरर्स हैं, इनको मौत की सजा हो। देखिए, मुंबई का जो हमला हुआ था 26/11 वाला, उससे पहले ये आतंकवाद का देश का सबसे बड़ा मामला था। उसके बाद तो बहुत सारे हमले हुए, पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ बहुत सारे, लेकिन फिर भी भारत में जो आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उनमें जो उनके इतिहास में ये बहुत बड़ा मामला है। और ये सिर्फ आतंकवाद का मामला नहीं, आतंकवाद और जो माफिया गिरोह है उनके गठजोड़ का मामला भी था, क्योंकि अबू सलेम है वो, उसका एक आपराधिक इतिहास भी है। तो कुल मिलाकर के अपराधी गिरोह और आतंकवादी संगठन और ISI, इन सबके गठजोड़ का भी एक मामला था ये, तो इसलिए बहुत गंभीर मामला था। अब इसका जो कानूनी पक्ष है, अभी मेमन साहब ने बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों को मेमन साहब से ये भी जानना चाहिए कि जो पुर्तगाल के साथ हमारी संधि है, प्रत्यार्पण संधि, और जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस पर जो है आजीवन कारावास की सजा, और पहले से ही वो भुगत रहे हैं, अबू सलीम भुगत रहे हैं, तो ऐसे में जो है मेमन साहब इस पर रोशनी डाले कि अदालत ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दे सकती है। मौत की सजा वो दे नहीं सकती, क्योंकि भारत की प्रतिबद्धता है संधि के तहत, या उस प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कोई सजा मुकर्रर कर सकती है या वो तोड़ सकती है। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अगर ये मेमन साहब बताएं तो शायद हम लोगों को ज्यादा इस पर माजिद सर, आपसे यही जानना चाहेंगे, इसी पर हम चर्चा भी बहुत देर से कर रहे थे कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि आजीवन कारावास तो झेल ही रहा है अबू सलीम, लेकिन अब क्या सजा उसको कड़ी से कड़ी दी जा सकती है, क्योंकि मौत की सजा तो दे नहीं सकते। देखिए, इसमें ऐसा है कि जब पुर्तगाल से लिस्बन की कोर्ट के सामने हम लोगों ने मुकदमा जो चलाया था, उसमें वहां के जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सट्रेडिशन है, उसके तहत हमने एक अंडरटेकिंग वहां दी है कि हम उसको सजाए मौत नहीं देंगे, हम उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट होती हैं जो वहां दी गई है। और इससे पहले अगर आपको याद होगा कि किसी मामले में जब अबू सलीम को 302 के मुकदमे में दोषी जो ठहराया गया है, वहां भी उसको सजाए मौत नहीं दे सकते, हमने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया है। यहाँ भी दुश्वारी जरूर होगी कि अगर ये ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना दी, तो उस सूरत में अपीलेट कोर्ट में जाकर अबू सलीम के वकील इस बात पर आपत्ति जरूर जताएंगे कि दिस इज इन ब्रीच टू अवर इंटरनेशनल कमिटमेंट, और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय शायद उनको डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करने की आवश्यकता होगी। मगर जबकि इस व्यक्ति को जो मल्टीपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर गुजार काट रहा है, सर्व कर रहा है जी, तो वो उसी तरह से जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि अब हमारे देश के कानून में थोड़ा सा बदलाव यह आ गया है कि पहले ये था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वुड मीन 14 years ऑफ कन्फाइनमेंट। जी जी, अब ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दे दी है, हमारे देश का कानून बन गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अप्रोप्रिएट केसेस मीन्स टिल द लाइफ कंटिन्यूज, टिल डेथ। तो जाहिर है कि ऐसा व्यक्ति फिर वो जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता, तो वो सजाए मौत से किसी तरह से कम नहीं होती सजा। लेकिन सर, ये इस तरह का एक पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ ये मसला है। कितने लोग मरे थे, उनकी फैमिलीज हैं जो इस फैसले का इंतजार कर रही हैं, इतने सारे निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इतने लोग जख्मी हुए थे, इतने लोग और इतनी फैमिलीज अब भी उस सदमे से अभी भी उस सदमे को झेल रही होंगी। ऐसे में क्या विकल्प हो सकते हैं, ऐसे मतलब कानूनी तौर पर भी क्या कुछ ऐसी संभावना है? नहीं, देखिए, उन लोगों के जो इमोशंस हैं या उनके जो भाव हैं उनका हम आदर करेंगे, इसलिए कि जाहिर है कि कोई वजह नहीं थी जो ये 257 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी मारे गए स्कूल के। तो ये तो एक बहुत ही घिनौना किस्म की वारदात है जो इतिहास में लिखी जाएगी। मगर चूंकि कानून अपनी जगह, कानून की आंखों पर पट्टी होती है, न्याय देते समय ये नहीं देखा जाता कि जज्बात में कोई शिक्षा दी जाए, मगर उसके बावजूद भी उन व्यक्तियों को जो इसके दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा देनी जरूरी होती है। अब सख्त से सख्त सजा अबू सलीम के मामले में ताउम्र कैद की सजा हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती।
तो ये तो साफ है कि ताउम्र कैद ही हो सकती है अबू सलेम पर। अबू सलेम पर खास चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही इन आरोपियों में से एक ऐसा आरोपी है जिसको मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसका एक्सट्रेडिशन पोर्चुगल से जब हुआ था तो ये संधि इस समझौते पर ही हुआ था कि मौत की सजा उसको किसी भी केस में नहीं दी जाएगी। क्या क्या आरोप हैं उस पर, ये एक बार जान लेते हैं। राकेश पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या क्या आरोप हैं अबू सलेम पर? मैत्री, देखिए, जिन 7 आरोपियों पर फैसला आना है उनमें सबसे ज्यादा नजर, जैसा कि आपने बताया, अबू सलेम पर ही है। 75% है, उसके मुताबिक मौत की सजा नहीं दी जा सकती। 2015 में एक सजा ऑलरेडी दी जा चुकी है आजीवन कारावास की। बिल्डर प्रदीप जैन का जो मर्डर हुआ था उसमें सजा दी जा चुकी है। मुंबई बम धमाकों की अगर बात करें मैत्री, तो आरोप यह है कि हथियार पहुंचाए थे, विस्फोटकों को गाड़ी के जरिए अलग अलग जगह पर पहुंचाया था। साथ ही AK-47 जो ट्रांसपोर्ट हुई थी, कुछ उसमें से AK-47 जो संजय दत्त के घर पर पाई गई थी। माना यह जाता है कि जिस गाड़ी के जरिए वो संजय दत्त तक राइफल पहुंची थी और उसमें अबू सलेम भी था। हालांकि बाद में उसने कहा था कि उस बक्से में जो क्या कुछ था, लकड़ी का बक्सा बस उसे मालूम था, लेकिन उसके अंदर राइफल क्या रखी हुई है ये उसे बाद में पता चला था। उसके बाद जैबुनिशा के घर, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर वो AK-47 राइफल घूमती रही और उस ट्रांसपोर्टेशन में अबू सलेम की इन्वॉल्वमेंट रही और उसके बाद अब वो देश छोड़कर भाग गया था और 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद 2005 में मोनिका बेदी के साथ उसे प्रत्यर्पित किया गया था। जी बिल्कुल, 2005 में उसको प्रत्यर्पित किया गया था पोर्चुगल से। और इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, संभावित है 12 बजे आए। मेरे साथ गेस्ट भी जुड़े रहेंगे और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।